मित्रों, दिग्विजय देश की आवाज़ वॉइस फॉर वॉइसलेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ हैं बहुत ही यशस्वी डॉक्टर विमल दासी, जो कि एक जाने माने यूरोलॉजिस्ट हैं और मैक्स के बहुत माने हुए सर्जन हैं। ये कश्मीर से बिलोंग करते हैं और हम सब लोग जानते हैं कि पिछली सदी में वहाँ के निवासियों ने कितनी मुसीबतें झेली हैं। तो आज इनसे थोड़ी इनकी जो यात्रा है, सक्सेस जर्नी, उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। डॉक्टर साहब, थोड़ा बताइए कि कैसे कश्मीर में इतनी मुसीबतें थीं और उससे आप कैसे इस तरफ इतने बड़े सर्जन कैसे बने? आप पारिवारिक की पृष्ठभूमि क्या है और माता पिता का मोटिवेशन क्या है? जी, वो जो समय था वो जब भी कश्मीर से निकले थे हम लोग, करीबन 30 साल आज हो गए हैं। उस समय जब हम लोग निकले तो मैं 10वीं कक्षा में था तभी। तो वहाँ से निकल के हम लोग जम्मू आए और जम्मू में फिर जो शरणार्थियों के लिए कैंप वगैरह टेंट्स बनाए गए थे उसमें रहे हम लोग। और जो स्कूलिंग भी हमारी जो हुई, जो पढ़ाई हुई, वो कश्मीरी शरणार्थी बच्चों के लिए जो टेंट स्कूल्स, कैंप स्कूल्स बनाए गए थे, उसी में पढ़ाई हुई हमारी। एक मुसीबत वाला वक्त था वो, थोड़ा बुरा समय था। 11वीं 12वीं की परीक्षा जो मैंने दी है उन्हीं हालात में पढ़ के करी है और उन हालात से गुज़र के फिर फाइनली मेरी सिलेक्शन MBBS के लिए हुई और मैं MBBS के लिए चला गया। और उसके बाद आगे MS की डिग्री और MCS की डिग्री करने के बाद और जो भी इसके साथ कश्मकश जुड़ी हुई थी उसके साथ जूझने के बाद आज हम वहाँ पे हैं जहाँ हम देख रहे हैं। नहीं डॉक्टर साहब, ये तो आपने बहुत सिंपल वे में कह दिया कि आप चले गए। आपको मेडिकल में ही जाना है, ये कैसे आपके अंदर भावना आई? जहाँ तक बात मेडिकल में ही जाने की बात है, वो तो बचपन से ही दिमाग में एक भावना थी जब मैं छोटा था कि मुझे मेडिकल में ही जाना है। अच्छा। और डॉक्टर ही बनना है। ओह। बट जब हम लोग कश्मीर से निकलना पड़ा, वो एक अचानक से ऐसी परिस्थिति बदली 1992 में। तो उस समय ऐसा लगा कि शायद ये सब अब संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब आप एक बेसिक रोज़ी रोटी के लिए आप तरस रहे हैं। आपको शाम की रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसके लिए आप तरस रहे हैं। रहने को आपको जगह नहीं है, तो फिर डॉक्टर बनना तो बहुत दूर की बात बन गई थी थोड़े समय के लिए जी। लेकिन उन हालात के उस दौर को भी गुजार करके जैसे तैसे और थोड़ा बहुत परिश्रम करके समय ऐसे गुजर गया कि हम डॉक्टर बन गए और आज यहाँ पर हैं। डॉक्टर साहब, आप गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े? जी, जो हमारी स्कूलिंग हुई है +1 एंड +2 वो गवर्नमेंट स्कूल में ही था। वो स्कूल भी नहीं था, ऐसा था कि जो समय जम्मू कश्मीर की सरकार है उन्होंने एक बहुत बड़े खेत में जो है कई सारे टेंट्स लगाए। शरणार्थी कैंप्स जैसे लगते हैं वैसे ही स्कूल्स कैंप्स में बनाए गए। उन्हीं में अलग अलग कैंप में अलग अलग कक्षा के लड़के पढ़ते थे। जी। तो जो कश्मीर से छोड़े हुए टीचर्स थे उन्हीं टीचर्स को वहाँ पे एम्प्लॉय किया गया और जो शरणार्थी बच्चे थे वो वहाँ पर पढ़ते थे। तो 11वीं और 12वीं की कक्षा जो मैंने पढ़ाई करी है वो उन्हीं कैंप्स में, सरकारी तो थे ही थे बट सरकारी के साथ साथ एक खेत में, खुले आसमान के नीचे टेंट्स में जो स्कूल्स बनाए गए थे उनमें पढ़ाई करी है मैंने। आपके परिवार में कितने लोग? जी, मेरे परिवार में मेरे पिताजी हैं, माताजी हैं, बड़े भाई साहब हैं, उनकी फैमिली है और मेरी वाइफ है और एक डॉटर है मेरी, बिटिया। जी। तो ये सब लोग, यानी आप, माता पिता और दोनों भाई उस वक्त एक साथ? हाँ, उस समय तो खैर बाद में तो फैमिली बढ़ गई। उस समय खाली मेरे माता पिताजी और मेरे बड़े भाई साहब और हम थे। तो भाई साहब भी तो पढ़ ही रहे होंगे? जी, उस समय भाई साहब पढ़ रहे थे, इसलिए उस समय थोड़े हालात और कष्टदायक थे क्योंकि उनकी पढ़ाई उसमें इंजीनियरिंग में चल रही थी। और फिर जब मैं डॉक्टरी करने चला गया उस बीच में उनकी ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट हुई और तब जा कर के उन्होंने फिर हालात को संभाला। अच्छा, वो पहले जॉब में आए? वो पहले जॉब में आए। जब मैं MBBS में चला गया तो तब तक वो जॉब में आ गए थे। तो एक तरह से फाइनेंशियल उन्होंने भी सपोर्ट किया? फाइनेंशियल उन्होंने सपोर्ट किया, बहुत बड़ा योगदान है उनका, क्योंकि जो हालात थे बहुत ख़राब हालात थे और MBBS की जो पढ़ाई होती है उतनी साधारण पढ़ाई नहीं होती है, चाहे आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट कॉलेज से भी करें। काफ़ी सारे खर्चे होते हैं। तो इसमें से कि जितना पिताजी का योगदान था उतना ही मेरे बड़े भाई साहब का भी योगदान था। पिताजी आपके क्या करते थे? मेरे पिताजी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। अच्छा। सरकारी नौकर थे। तो वो तो सर्विस उनकी यहाँ ट्रांसफ़र हो गई होगी? सर्विस तो ट्रांसफ़र नहीं हो गए बट उनके सैलरीज वगैरह ट्रांसफ़र हो गए। अच्छा। और वो भी बहुत समय के बाद हुआ। इनिशियली तो जो पहला समय था उस समय तो कुछ भी नहीं था, बस आप एक ऐसा दौर था कि आप सड़क पे आ गए हैं,
आपके पास ना आगे कुछ देखने को था, ना पीछे कुछ था। फिर समय के साथ साथ चीज़ें थोड़ी लाइन पे आते गई, सैलरीज़ वगैरह जो उनकी है रजिस्ट्रेशन हुई, सैलरीज़ वगैरह आने लगी, तो समय के साथ थोड़े बहुत हालात में परिवर्तन हुआ फिर। तो उससे फिर आपको ये हो गया कि अब मैं कर सकूंगा ऐसे? जी, उसके बाद एक बार MBBS में चला गया, परिवार का बहुत सपोर्ट रहा। इट वाज नॉट ऑलवेज इजी जो उन्होंने संभाला, कुछ अपनी हर परिवार में होता है, कुछ उन्होंने अपनी सैक्रिफाइसेस करी और मेरी पढ़ाई हुई। और पढ़ाई होने के बाद एक बार MBBS कंप्लीट हो गया तो फिर सारा कुछ अपने परिश्रम से ही था, और सारा कुछ फिर MS और MCH वगैरह करने के बाद धीरे धीरे फिर मैं भी नौकरी में आ गया और हेल्थ केयर सेक्टर में आ गया, फिर चीज़ें बेहतर हुई। डॉक्टर साहब, जम्मू शिफ्ट होने से पहले क्या सेटअप था आपका कश्मीर में? जी, जहाँ तक जितने सारे कश्मीरी पंडित हैं जी, और हमारे बाकी भी जो कम्युनिटी के थे, ऑल ऑफ देम, प्राय सभी लोग अच्छे एस्टेब्लिश थे कश्मीर में, वेल ऑफ थे। वेल ऑफ थे। वेल ऑफ का जब मैं मतलब बोल रहा हूँ तो आप ये समझिए कि आपका अच्छा घर है जिसके सराउंडिंग पूरी फार्म हाउस टाइप की ज़मीन है। प्राय सभी कश्मीरी पंडित के ऐसे ही थे। और ये तो हो गया, उसके अलावा जो आपकी ज़मीन जायदाद थे, मोस्ट ऑफ दम लैंडलॉर्ड्स थे, ज़मींदार लोग थे जिनकी काफ़ी ज़मीनें भी हैं, और एप्पल्स के ऑर्चिड्स और ये सब। फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा मोस्ट ऑफ द कश्मीरी पंडित वेल ऑफ थे। लेकिन वो एक समय बदलने के बाद वो सारा कुछ हो नहीं पाया, रह नहीं गया, चीज़ें बदलती गई क्योंकि हालात बदल गए। डॉक्टर साहब, क्या आपको रातों रात भागना पड़ा था? जी, मैं भी रात में, अगर आपने मूवी देखी होगी जिसमें आपने देखा है ट्रक में लोग भाग रहे हैं, मैं भी रात के 11 बजे हम लोग निकले थे पूरे परिवार के साथ, ट्रक में पीछे छिपके निकले थे हम लोग तभी। और अगले दिन सुबह हम लोग जम्मू पहुंचे थे। कड़क की धूप थी और गर्मी थी, उतनी गर्मी का तो हमें अनुभव नहीं रहता था पहले कश्मीर में। और जब हम लोग निकले तो एक उस समय छुट्टियों का माहौल था जम्मू में। एक सरकारी स्कूल में हमें डंप कर दिया गया था, और वो सरकारी स्कूल में ही एक कमरे में जहाँ पे 3-4 परिवार ऑलरेडी रह रहे थे, हमें भी थोड़ी सी जगह मिली थी और वहाँ पे हम लोगों ने रहना शुरू किया था। डॉक्टर साहब, जैसे आप निकल आए, फिर आपने टेंट में ही पढ़ाई करी, MBBS में आप अपने एफर्ट से आ गए, लेकिन वो जो अपना सब घर बार छोड़ के आप आए, उसका आपके दिमाग पे साइकोलॉजिकल कुछ असर था या निकल गए उससे आप बाहर मेडिकल में आने के बाद? देखिए, मेडिकल में आने के बाद ज़िंदगी की एक खास बात ये होती है कि ज़िंदगी चलते रहती है, ज़िंदगी रुकती नहीं कहीं। बट ये बोल दे कि उसका कोई इम्पैक्ट नहीं रहा या उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये कहना गलत होगा। क्योंकि अगर आप एक अच्छे हालात से, एक अच्छे माहौल से निकल के एक दिन सड़क पे आते हैं और आप एक टेंट के नीचे खाना पीना खाते हैं, टेंट के नीचे रहते हैं, आप एक कतार में लगते हैं जहाँ पे लोग आपको खाना देते हैं, तो ये सारी चीज़ें शायद ज़िंदगी भर के लिए इम्पैक्ट तो कहीं ना कहीं छोड़ती है आपके दिमाग में। और ये कहना कि उसका इम्पैक्ट नहीं हुआ, गलत होगा, इम्पैक्ट तो पड़ता ही। डॉक्टर साहब, अभी तो आप कह रहे हैं 30 साल हो गए इस बात को, जी, क्या वो चीज़ें आज भी आपको रिफ्लेक्ट करती हैं? ये ऐसी चीज़ें हैं जो 30 साल नहीं 300 साल तक अगर आदमी जिएगा तो उसके दिमाग में रिफ्लेक्ट करेगी, क्योंकि वो एक ऐसा समय होता है जो आपके जीवन का प्राइम ईयर्स है। जब आप 10वीं 12वीं में होते हैं, वही चीज़ आपको माइंड मेकअप कराती है, आपकी मेंटल मेकअप, आप एक आदमी के तौर पर कैसे आदमी ग्रो करेंगे, वो एक प्राइम समय होता है। तो उस समय जैसी घटनाएं आपके साथ घटती हैं, आई थिंक उनका पूरा जो इफेक्ट रहता है वो जीवन भर आपके दिमाग पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट रहता है, इम्प्रेशन उसका रह ही जाता है। एक तरह से दर्द वो है। हाँ, वो दर्द है, घटना है, उससे आप कई चीज़ें सीखते भी हैं। जीवन शायद ऐसी चीज़ें हैं जो बाकी लोगों को नहीं अनुभव हुआ, हमने देखा, उससे एक एज ए ह्यूमन बीइंग आपको शायद डेवलप होने में कुछ फ़ायदा भी होता है, इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है कहीं ना कहीं आपके जीवन पे। और जो कष्ट है वो तो है ही, उसको कि भाई हमें जल्दी से अपनी वही स्थिति पानी जिसमें हम थे, वही स्थिति पानी है। कई या बार उससे आगे जाना। इनिशियली तो आपको ये होता है कि आप बस 2 समय की रोटी और एक घर का इंतज़ाम कर पाए, सबसे पहली तो यही प्रायोरिटी होती है। वो होने के बाद जब आप सारा कुछ कर लेते हैं, फिर आपको लगता है कि चूँकि आपने वो दौर देखा है, आपको लगता है कि हम लोग कितना भी कुछ करें, सब चीज़ें एट द एंड ऑफ द डे कुछ रहना नहीं है यहाँ पे। तो आप परिश्रम करें, एज ए ह्यूमन बीइंग अपना कार्य करें, अपना जो भी सर्विस करनी है वो करें, और जीवन ऐसे ही चलता रहता आज जब सब पूरा परिवार एक साथ बैठता है है। जी, तो क्या कभी पुरानी बात का जिक्र होता है? बातों का जिक्र होता है, कभी हंसी में, कभी थोड़ा तलखी के साथ। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको भूला नहीं जा सकता। हम लोगों ने खाली अपने 15 साल वहाँ गुजारे, पर हमारे माता पिता जी ने जिन्होंने अपने पूरा दौर वहाँ गुजारा, उनको वहाँ से, कश्मीर से उनका दिमाग को हटाना
संभव नहीं है, क्योंकि उन्होंने आधी ज़िंदगी से ज़्यादा भी वहीं जीवन व्यतीत किया है। तो कश्मीर तो आपके बात में है, रग रग में है, आप कश्मीर से दूर हो ही नहीं सकते। और फिर वो फोर फादर्स की लैंड थी आपकी। जी, सारा कुछ था वहाँ पे। आप वहाँ सालों साल से आप पले बड़े हैं, आपका वहाँ नाम है, आपका वहाँ रुतबा है, और पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप एक दिन अचानक से एक रुतबे और नाम से गुमनामी के दौर में आ जाते हैं। आज आप मुझे समझते हैं, जानते हैं, बट ऐसा दौर गुजरा हमारे साथ जहाँ में कोई नहीं जानता था। से कोई खाना दे रहा है और आप ऐसे ले रहे हैं तो उस समय कितना मन हैवी होता होगा, है नहीं? बुरा था, क्योंकि जो देने वाले हाथ थे, जिनके घर से हमेशा दिया गया हो, वो ऐसे खड़े हों जी। और शॉकिंग। हाँ, बहुत बहुत बुरा वक्त था, बहुत बुरा समय है। अभी भी सोचने से दिल कांप उठता है, बट ठीक है। लेते हुए भी आदमी को वो खाना निगलते हुए भी मुसीबत होती होगी। डॉक्टर साहब, कई लोग कहते हैं कि MBBS की जो बुक्स हैं वो बड़ी महंगी होती हैं, तो कई लोग पढ़ाई के दौरान भी उनको ले नहीं पाते, लाइब्रेरी से ही बोरो कर करके पढ़ते हैं। ऐसा कुछ हुआ आपके साथ क्या? ये लाइब्रेरी का तो सपोर्ट रहता है, लेकिन मैंने जब आपको बताया कि मेरे परिवार का बहुत बड़ा सहयोग रहा है, पर्टिकुलरली बड़े भाई साहब का, जिस समय में लोग अपने जीवन में और अपनी खुदगर्जी में डूबे रहते हैं, उस समय में मेरे परिवार, पिताजी के साथ साथ मेरे बड़े भाई साहब का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। काफ़ी महंगी होती है MBBS की पढ़ाई सरकारी कॉलेज में भी, क्योंकि महंगी किताबें आती हैं और बाकी खर्चे होते हैं। बट ये सब चीज़ों के लिए कभी मुझे सोचना नहीं पड़ा उस दौर में कि भाई आपको ये चीज़ें नहीं मिलेगी या मिलेगी। मेरे परिवार ने सब कुछ किया जो कि किसी दूसरे परिवार के बंधु ने किया होता, तो मुझे उस चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी गई। पर आपके दिमाग में रहता था कि मुझे पैसा तो आया है लेकिन मुझे ढंग से खर्च करना है? वो है, जब आपने वैसा दौर देखा है जहाँ पे शाम के खाने की आपको है नहीं और क्या होगा नहीं होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है, तो उस समय ऑब्वियसली आपके पास हर रुपये की एक इम्पॉर्टेंस होती है और हर रुपये को कैसे खर्चा किया जाए इसकी एक इम्पॉर्टेंस होती है। डॉक्टर साहब, ये आप हमारे यहाँ हिंदी में कहते हैं अभी जाति वर्ग से आते हैं, आप ब्राह्मण हैं, वहाँ के आप रहनाज हैं, तो इस मुसीबत को झेलने में जो स्पिरिचुअलिटी है ब्राह्मण्स की, उसने आपको भावनात्मक रूप से कहाँ सपोर्ट किया? देखिए, जो जाति और ब्राह्मण ये है, कश्मीर में ऐसा ज़्यादा कुछ होता नहीं था। हमारे लिए तो बस हिंदू मतलब हिंदू होता था। बाहर आके इतना मैंने सोचा है, बट हाँ, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे कोई और जात हो, मेरे ख्याल में प्रभु के साथ एक तरह का लिंक होना, एक नेचुरल फीलिंग होना, हाँ, कहीं पे एक अलाइन करना अपने आप को प्रभु के साथ, वो कहीं ना कहीं आपको जीवन में कष्टदायक समय से निकाल के ले आता है, इस बात में कोई दो मत नहीं है। और डॉक्टर साहब, ये जब आपने MCH किया तो ये आपका फर्स्ट जॉब था यहाँ पे? नहीं, MCH के बाद मैं पहले जो हमारे यहाँ यशोदा ग्रुप हॉस्पिटल है वहाँ पे था जी। उसके बाद मैं फोर्टिस हेल्थ केयर के साथ जुड़ा हुआ था और उसके बाद मैं मैक्स हेल्थ केयर से जुड़ा हूँ। पिछले 8 साल से मैं मैक्स हेल्थ केयर के साथ जुड़ा हूँ। मतलब मैक्सिमम पीरियड आपका यही है? हाँ, 8 से 9 साल हो गए मेरे को मैक्स हेल्थ केयर के साथ। और प्रैक्टिस करते हुए टोटल कितना साल हो गया? प्रैक्टिस करते हुए मेरे को एज ए यूरोलॉजिस्ट अभी 13 साल 14 साल करीब हो गए हैं। अच्छा, तो एक डॉक्टर बनने में कम से कम 15 साल का समय लगता है? मान के चलिए अगर आपको एक सुपर स्पेशलिस्ट की डिग्री लेनी है तो आपको 12 से 15 साल तो लगने ही लगने। और कई लोग ये कहते हैं कि इस पीरियड में MBBS के बाद अगर मैरिज नहीं की तो कई लोग उससे ड्रिफ्ट भी हो जाते हैं कि नहीं करनी ही नहीं है। नहीं, वो तो खैर हर आदमी की जीवन शैली है, लेकिन ज़्यादातर डॉक्टरों की शादियाँ हो ही जाती हैं। जो छूट जाते हैं, क्यों छूटते हैं? जो छूट जाते हैं वो तो हर वर्ग के लोग छूट सकते हैं जिसकी मन की इच्छा, या वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं सर्जरी में पेशेंट के साथ। देखेंगे ज़्यादातर डॉक्टर्स के साथ ही शादी करते हैं, क्योंकि उसमें आपको इतना समय प्रोफेशन में देना पड़ता है, शायद एक दूसरे प्रोफेशन का आदमी उस बात को नहीं समझ सकता है। जब एक डॉक्टर के साथ आप शादी करते हैं तो समझना, थोड़ा सा एडजस्ट करना आसान रहता है, क्योंकि अगला बंदा खुद भी डॉक्टर है, उसको मालूम है कि प्रोफेशन कितना डिमांडिंग है और कितना समय देना है इसमें। लड़ाई कम होती है? लड़ाइयाँ कम होती हैं और ज़्यादातर हो ही जाती है उसमें। लड़ाई कभी भी हो सकती है। लड़ाई का तो कोई फिर क्या सरेंडर करते हैं आप? बेटर है। बेटर है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस 13 सालों में जैसे कि आप जिस पृष्ठभूमि से आए, तकलीफ से, अब आप एक सक्सेसफुल और सम्मानित प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, क्या कोई गरीब पेशेंट आता है तो कुछ उसके बारे में आप सोचते हैं कि हम अपनी फीस में कुछ छोड़ दें
ऐसा आता है मन में कभी, देखिए जहाँ तक या जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती? देखिए ऐसा है, गरीब और अमीर तो हमेशा पैसे से ही नहीं होता है, बट हाँ रियलिटी ऑफ लाइफ है, कई बार किसी के पास पैसा होता है, नहीं होता है। बट एक चीज़ है, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में आप काम करते हैं, हॉस्पिटल में भी जितना संभव होता है हम लोग बात करते हैं और लोगों से बात करते हैं, मैनेजमेंट से बात करते हैं, जहाँ भी जो संभव होता है वो करवाते हैं। और मेरे क्लिनिक पे, जहाँ तक मेरी जो अपनी पर्सनल क्लिनिक है, वहाँ पे भी सबको निर्देश दिए गए हैं कि मेरी क्लिनिक में कभी कोई भी ऐसा पेशेंट नहीं आना चाहिए जो बिना पैसे के लिए वापस चला जाए। पैसे हो चाहे नहीं हो, उसको कंसल्टेशन मिलनी ही चाहिए। तो एक मेरे ख्याल में एज ए ह्यूमन बीइंग दिस इज़ व्हाट आई कैन डू फॉर एनीवन। तो टोटल अभी तक आपने कितने ऑपरेशंस किए हैं? ऑपरेशंस की गिनती नहीं है, नहीं, वो गिनती का समय निकल गया। नहीं गिनती वो तो ठीक है, लेकिन एक एवरेज 5,000 7,000 7,000 उससे कहीं ज़्यादा ही हो गया होगा, अभी तो हज़ारों में हो गया। अभी तो वो समय जहाँ पे अब उसका काउंट रख पाए नहीं। बट एवरेज आप एक दिन में? एवरेज एक दिन में, कई दिन ऐसे भी होते हैं 4-5 सर्जरी, 15 सर्जरी, 12 सर्जरीज। ऑन एन एवरेज आप महीने के लगभग 80 से 100 सर्जरीज मान के चलिए। बट दे आर नॉट ऑल ट्रांसप्लांट्स? नहीं, दे आर नॉट ऑल किडनी ट्रांसप्लांट्स। किडनी ट्रांसप्लांट होती है, कैंसर सर्जरीज होती है, रोबोटिक सर्जरीज होती है, स्टोन की सर्जरीज होती है, किडनी स्टोन्स की, प्रोस्टेट की सर्जरीज होती है, विभिन्न तरह की अलग अलग प्रकार की सर्जरीज होती हैं। डॉक्टर साहब, एक रिलेटेड क्वेश्चन है कि सर्जरीज हमेशा सक्सेसफुल तो नहीं होती जी। तो कभी ऐसा कोई केस होता है तो आप लोगों के दिमाग पे कितना असर पड़ता है, आपको दुख होता है? देखिए, जब आप ऑपरेशन करते हैं तो ये बात क्लेम करना कि हाँ मेरे को 100% हमेशा सक्सेसफुल सर्जरीज रहेंगी, ऐसा गलत है, हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है। कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, और जब कॉम्प्लिकेशंस होती हैं तो पेशेंट और उसके रिश्तेदारों के साथ साथ जितनी मानसिक तनाव है एज अ सर्जन हमें भी होता है, परेशानी हमें भी होती है। बट कॉम्प्लिकेशंस के साथ सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात जो जुड़ी हुई है वो है कि कॉम्प्लिकेशंस को ओवरकम कैसे किया जाए। कॉम्प्लिकेशंस हर सर्जन से होती है, हमेशा हो सकती है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि आप कॉम्प्लिकेशन को ओवरकम कैसे कर जाए, सो दैट उसका जो नुकसान पेशेंट पे उसको कम से कम किया जाए, मिनिमाइज़ किया जाए। और वैसा करने के बाद फिर आपको भी संतुष्टि मिलती है और पेशेंट्स भी समझते हैं इस बात को। क्या ग्रुप डिस्कशन करके दूसरे फेलो डॉक्टर्स के साथ, सर्जन्स के साथ डिस्कशन करके? हाँ, कभी कोई ऐसी परेशानी होती है तो ऑब्वियसली जब आप टीम में बैठे होते हो, सारे लोग, चाहे वो आपके जूनियर्स हो, कोलीग्स हो, आप सबसे सलाह मशवरा करते हैं, सबसे बात करते हैं, केस डिस्कशंस होते हैं। क्योंकि जब आप मेडिकल फील्ड में हैं तो हर आदमी की ओपिनियन इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो आपका जूनियर हो, चाहे वो आपका कोलीग हो। आपको कभी ये नहीं मालूम कि किसकी ओपिनियन काम कर जाए। क्या एक डॉक्टर लाइफ लॉन्ग सीखता है? आप एक डॉक्टर की ही बात नहीं है, आदमी अगर बुद्धिमान हो, समझदार हो, तो हर दिन सीखने का ही दिन है। नहीं, जैसे आप लोग हैं तो नई नई आपके यहाँ हर दिन रिसर्च होती है, जी, हर दिन कैसे आप अपग्रेड कैसे होते हैं? आपको ऑल द टाइम यू आर बिजी। आप कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं, आप लोगों को अपनी बात बताते हैं, लोगों की बात सुनते हैं, पब्लिकेशंस आती हैं, आप जर्नल्स पढ़ते हैं, कोलीग से बात करते हैं, मीडियम के थ्रू, आजकल मीडिया के थ्रू इतनी सारी बातें आती हैं। दैट्स हाउ यू कीप ऑन अपग्रेडिंग योरसेल्फ, और हर दिन आप कोई नई बात सीखते हैं, तभी टेक्नोलॉजी एडवांस होकर आप टेक्नोलॉजी को फॉलो कर पाते हैं। डॉक्टर साहब, आपके हिसाब से आर्टिफिशियल किडनी कब तक आ जाएगी? आर्टिफिशियल किडनी अभी भी एक्सपेरिमेंटेशन के दौर में है, और वो दिन जहाँ पर कि वो प्रैक्टिकली संभव हो कि हम लोग एक किडनी नहीं निकाल के आर्टिफिशियल किडनी लगा के काम चले, मेरे ख्याल में अभी वो समय आने में बहुत समय है। डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न रिलेटेड कि फॉरेन में कहते हैं कि जो किडनीज हैं वो इधर आ सकती है इंडिया में? नहीं, फॉरेन की किडनी यहाँ कैसे आएगी? जब आप किडनी निकालते हैं उसका एक समय होता है किडनी को लगाने का। जब भी एक शरीर से किडनी निकल गई या किसी डेड बॉडी से किडनी निकाल के हम लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट करनी है, तो उसका एक कोल्ड स्कीम या टाइम होता है कि वो इतने ही समय तक रखी जा सकती है। उस किडनी में थोड़ा समय ज़्यादा है, कोल्ड स्कीम में बर्फ़ में रख के आप उसको बढ़ा भी सकते हैं, 24 घंटे से भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। बट बाहर की किडनी यहाँ नहीं आ सकती, क्योंकि उसमें एक टाइम लैग का प्रॉब्लम है, लीगैलिटीज़ की प्रॉब्लम है, कई सारी वो चीज़ें हैं। और जब बाहर में किडनी निकलेगी तो ऑब्वियसली वो वहाँ पे अपने लोगों को देंगे कि हमें क्यों देंगे। क्या इंटर सिटीज, इंटर स्टेट्स में पॉसिबिलिटी है? इंटर सिटी हो रहा है, इंटर स्टेट्स में हो रहा है, ग्रीन कॉरिडोर्स क्रिएट किए गए हैं। किडनीज़ के लिए उतना ज़्यादा नहीं, पर ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट लंग ट्रांसप्लांट के लिए है।
हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए होता है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ग्रीन कॉरिडोर क्रिएट करते हैं। एक हॉस्पिटल एक शहर से निकाल करके ऑर्गन, आपने ग्रीन कॉरिडोर क्रिएट किया, फ़्लाइट रेडी है, फ़्लाइट से वो ऑर्गन दूसरे शहर में ले जाके वहाँ पे ट्रांसप्लांट किया जाता है और ऐसा हो भी रहा है। अभी नाटो के थ्रू आप लोगों को अलॉट होता है कि ये आपको देंगे? वो कैडावरिक जो डोनर्स होते हैं, जहाँ पे किसी आदमी की अगर मृत्यु हो जाए और उसके रिलेटिव्स विलिंग है कि वो अपना अंगदान करना चाहते हैं, रिलेटिव का किडनीज मिलती है, तो हमारे यहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन है नाटो है, वो डिसाइड करती है सीक्वेंस वाइज कि कौन ऑर्गन कब किस हॉस्पिटल को मिलना है और वो उसी हिसाब से एवरेज आप लोगों को कितना मिल जाता है? कैडावरिक ट्रांसप्लांट अभी नॉर्थ इंडिया में बहुत कम है। हमारा जो साउथ इंडियन पार्ट है इंडिया का, वहाँ पे कैडावरिक ट्रांसप्लांट बहुत ज़्यादा है क्योंकि लोगों में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। और गुजरात में भी बहुत ज़्यादा है, बट इस एरिया में अभी उतनी अवेयरनेस नहीं है। तो मुझे लगता है 5-6 महीने में एक कैडावरिक ट्रांसप्लांट की किडनी हम लोग को मिलती है। 5-6 महीने में? 5-6 महीने, हाँ जी। ज़्यादातर जो ट्रांसप्लांट है हमारे यहाँ लाइव डोनर है। लाइव डोनर मतलब जहाँ पे डोनर जो है रिलेटेड है, जीवित है, वो अपनी एक किडनी डोनेट कर रहे हैं अपने किसी रिश्तेदार के लिए। डॉक्टर साहब, एक ओवरऑल के इस समय कहते हैं कि किडनी का और शुगर का पेंडेमिक टाइम चल रहा है, इतनी ज़्यादा ये जी। तो इसको देखते हुए और आपका इतने वर्षों का अनुभव है, एज ए सीनियर डॉक्टर हो गए हैं अब आप, ओवरऑल आपकी क्या लोगों के को एडवाइस क्या है, हाउ टू प्रोटेक्ट देयर किडनीज? देखिए, जो किडनी के जो प्राइमरली ख़राब होने के कारण जो है, सबसे ज़्यादा जो 2 बड़े कारण हैं वो है शुगर की बीमारी, डायबिटीज़ की बीमारी और ब्लड प्रेशर की बीमारी। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग ये देखते हैं कि जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनकी किडनीज ख़राब हो गई होती हैं, उनको डायबिटीज़ काफ़ी समय से हो रहा होता है या बीपी काफ़ी समय से उनको मालूम है कि बीपी चल रहा है, कहीं ना कहीं उन्होंने उस चीज़ को इग्नोर करके, उस चीज़ को सीरियसली ना ले करके उसकी ट्रीटमेंट ठीक से नहीं कराई होती है। तो मेरा सारे अपने मित्रों से यही अनुरोध है कि जब भी आपको डायबिटीज़ के बारे में पता चले या ब्लड प्रेशर के बारे में पता चले, उसकी ट्रीटमेंट आप नियमता ले लें, क्योंकि अगर उसको आप कंट्रोल में रखते हैं तो वो बीमारी का जो साइड इफ़ेक्ट्स है, जो किडनी डैमेज है, बाकी ऑर्गन्स का डैमेज है, वो आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं। किडनीज़ और बाकी सारे कॉम्प्लिकेशंस को आप अवॉइड कर सकते हैं। तो आप रेगुलर हेल्थ चेकअप्स कराएं। शुगर की बीमारी है तो पकड़ में आएगी, बीपी की बीमारी है तो पकड़ में आएगी, और अगर बीमारी पकड़ में आती है तो उसका रिलीजियसली ईमानदारी से इलाज कराएं, सो दैट आगे की जो उसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है उनसे आप बच सकते हैं। थैंक यू। नमस्कार। मित्रों, ये हैं डॉक्टर विमल दासी, MBBS, MS, MCH और बहुत कुछ। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत संवेदनशील हैं, क्योंकि एक शेर इनके ऊपर याद आ रहा है, इनके नहीं इनके पूरे परिवार पर, कि ये कैंचियाँ क्या कतरेंगी मेरे परों को, ये कैंचियाँ क्या कतरेंगी मेरे परों को, मैं परों से नहीं हौसले से उड़ा करता हूँ। तो पूरे परिवार का हौसला कि रह रहे हैं टेंट में, आपने खुद बयान किया है कि सुबह शाम का पता नहीं है, और बहुत अच्छी बैकग्राउंड्स हैं, अपने खेत हैं, खलिहान हैं, बाग हैं, बागान हैं, और उससे निकल के लेकिन एक पारिवारिक जो शक्ति है, उससे 2 बेटे और दोनों एक से एक बढ़ के, एक इंजीनियर एक डॉक्टर, देश की बेहतरीन सर्विसेज में से एक। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। और एक दिल में कश्मीर बसता है इनके, जो असली बात है वो ये है, बहुत से कश्मीरी भाई बहन हमारा ये वीडियो देख सकते हैं, तो ये उनसे अभी भी अपने को रिलेट करते हैं। ये ट्रू कश्मीरी हैं, ये नहीं कहते मैं दिल्ली वाला हो गया, ये हो गया। मैं हिंदू हूँ और मैं एक कश्मीरी भी हूँ, उतना ही। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक और नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए कैमरामैन सुनील गौतम के साथ मधु श्रीवास्तव का नमस्कार। नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए।